नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। ऋषिकेश में एक डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। पुलिसकर्मियों का आरोप है कि डॉक्टर बिना मास्क के सड़कों में घूम रहे थे और जब उनसे मास्क के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने बदतमीजी की। वहीं डॉक्टर का कहना है कि पुलिस वालों ने उनके साथ जानबूझकर बदसलूकी की, जबकि डॉक्टर उस समय भी ड्यूटी पर थे और किसी मरीज से मिलने जा रहे थे। काफी देर तक दोनों के बीच यही झड़प होती रही और बाद में पुलिस ने डॉक्टर की कार को सीज कर दिया और शिकायत भी दर्ज कर ली। डॉक्टर रहीम, क्या बोल रहे हो? अरे इधर आओ ना, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? डॉक्टर देव खड़े होके हम ड्यूटी मुझे कह रहे हैं आप हॉस्पिटल में आइएगा। मतलब यहाँ खड़े खड़े धमकी दे रहे हैं मुझको। ये क्या बना रहे वीडियो क्या बना रहे हैं? एक मिनट रुकिए, अभी मैं थाने गाड़ी मंगा रहा हूँ। मंगवा दो, रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक बार हट दो बिल्कुल यार। अरे रुक जाओ रुक एक मिनट यहाँ से दो सुना। डॉक्टर हम भी काम कर रहे हैं। रुक जाओ यार, बदतमीजी करूंगा, सामान लेने आ रहा हूँ, ऑन ड्यूटी है। खोपड़ी मत घुमा। डॉक्टर ने तो मास्क तो लगा सकते हैं। तुम्हें 10 बार कहते हैं मास्क उन्होंने लगा रखा है। कह रहे हैं कि भाई साहब डॉक्टर साहब मास्क लगा लीजिए, लेकिन आप लोग मास्क नहीं लगाओगे और आके हमसे ही उलझ रहे हो और कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल आओगे, आप हॉस्पिटल आके दिखाइए। ये कोई तरीका? ये डॉक्टर लोग ऐसे तो क्यों करते हैं भाई? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। आपको बताया लेकिन अभी भी आप मास्क नहीं लगा रहे। हमने बताया कि मास्क नहीं लगा रहे, वीडियो लगा के रखना। और जो है भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, इन्हें भी मास्क नहीं लगा रखा है। इन्हें कई बार समझा दिया कि मास्क लगा लीजिए, लेकिन कोई मास्क नहीं लगा। इस वीडियो कहीं दिखा देना, कहीं दिखा देना इस वीडियो को हम लोगों को। आशीष डोभाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये वक्त है सभी को एक साथ मिलकर कोरोना को से लड़ना है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे जो वॉरियर्स हैं वही आपस में भिड़ गए हैं। जी अपर्णा, बिल्कुल ये अजीब सी बात देखी गई है और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के जो डॉक्टर हैं वो अगर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और पुलिस वालों से उलझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं इस सिस्टम पर कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि इन पे पूरी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग को बताना है कि किस तरह मास्क पहने आम लोगों को। अगर यही इसका पालन नहीं करेंगे तो आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति और पुलिस वालों के साथ ही उलझना इसको कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि मास्क का जो पहनना जो है वो कंपलसरी हो चुका है हर जगह। सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई भी डॉक्टर जाता है या कोई भी आदमी आम आदमी जाता है तो उसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। बिल्कुल, मास्क पहनना भी अनिवार्य है आशीष। और जो पूरी बातचीत हमने सुनी उसमें जो डॉक्टर देव ये खुद अपना नाम बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो एक मरीज को देखने जा रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी पोशाक को देखकर लग रहा है कि किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं, ऊपर से जो उनका व्यवहार है पुलिस वालों के प्रति वो भी, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एम्स जब से बना है तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो इस तरह की उलझनों में उलझे रहते हैं और उनका कहीं कभी ना कभी विवाद बना रहता है। तो एक थोड़ा सा एम्स के आसपास इनका जो है एक वो चलता है जिसको बोला जाए कि एक ग्रुपिज्म चलता है, जिसको लेकर ये कभी ना कभी हावी होते रहते हैं, क्योंकि एम्स का जो प्रशासन है उसका जो नियम कायदे हैं वो एम्स के अंदर आते हैं, लेकिन सड़क पे पुलिस प्रशासन का रूल चलता है। लेकिन रूल तोड़ना और ये करना और उस पर लगातार बहसबाजी करना ये शोभा नहीं देता एक डॉक्टर को। जी अपर्णा, बिल्कुल, बीमारियों से लड़ना अगर डॉक्टर का काम है तो जो पुलिस है वो भी असामाजिक तत्वों से ही लड़ रही है और इस वक्त हर कोई कानून का पालन करे, लॉकडाउन का पालन करे, मास्क लगाकर ही सड़कों पर निकले, इस बात को सुनिश्चित करना भी पुलिस वालों का ही काम है। क्या बात हो पाई आशीष उसके बाद, इस पूरी बातचीत के बाद क्या निकला समाधान? और पुलिस के अधिकारी से या किसी डॉक्टर के बड़े अधिकारी से आपकी बात हो पाई? जी, एम्स से हमने बात करने की कोशिश करी तो एम्स प्रशासन ने कहा भी हमें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। मामला जैसे संज्ञान में हमारे आ जाएगा, पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद हम इस पे एक्शन लेंगे। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने उसी टाइम कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया और तीनों डॉक्टरों को हिदायत दी कि कभी भी इस तरह से बिना मास्क पहने अब नहीं निकलेंगे, नहीं तो आपका चालान कर दिया जाएगा। जी अपर्णा,
बहुत शुक्रिया आपका। तो एम्स के आसपास का जो पूरा ये एरिया है, वहां पर अक्सर इस तरह की बातें सामने आती रहती है जब डॉक्टर्स का व्यवहार सवालों के घेरे में होता है, वो कभी भी किसी के साथ उलझ जाते हैं। ये जानकारी आशीष डोभाल हमारे सहयोगी दे रहे थे और इस पूरे वीडियो को भी आपने सुना, एक बार फिर आपको सुनाते हैं बातचीत। उन्होंने लगा रखा है कि भाई साहब डॉक्टर साहब मास्क लगा लीजिए, लेकिन आप लोग मास्क नहीं लगाओगे और आके हमसे ही उलझ रहे हो और कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल आओगे, आप हॉस्पिटल आके दिखाइए। ये कोई तरीका? ये डॉक्टर लोग ऐसे क्यों करते हैं भाई? पुलिस अपना काम कर रही है। बढ़ते हैं आगे। खटीमा सब्जी मंडी में ग्राहक को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए और दोनों ही दुकानदारों में जमकर लात घूंसे चले। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पर ही लाठी भांजी, जिसके बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस कोतवाली ले गई। हिरासत में लिए युवकों पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। दो तीन लोगों के द्वारा झगड़े की सूचना मिली थी, तो तुरंत ही मौके पे पहुंचे थे और तीनों लोगों को यहाँ कोतवाली लाए हैं। तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। और अब बात टिहरी की करते हैं, जहां टिहरी के एक युवक को संदिग्ध हालत में उसकी दुबई में मौत हो गई। जौनपुर ब्लॉक का 25 साल का युवक कमलेश भट्ट दुबई में काम करता था और अमीरात होटल में पिछले 3 साल से काम कर रहा था। 17 अप्रैल को कमलेश की तबीयत खराब हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कमलेश की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार वाले कमलेश का शव वापस स्वदेश लाने की अपील कर रहे हैं। तो 3 साल से दुबई में काम कर रहा था कमलेश और आज 3 दिन हो चुके हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं पहुंची है कि उसका पोस्टमार्टम हुआ है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है। वो भाई आबू धाबी में 3 वर्षों से काम कर रहा था और इतने समय से वहाँ पे कार्यरत था। उसी दिन शाम को उसके घर पे बात हुई थी। किसी प्रकार से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था, लेकिन हमें सुबह यहाँ जानकारी मिली है कि उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हम भारत सरकार से, शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उसकी मृत्यु की निष्पक्ष जांच हो और सरकार हमारी यह मदद करे कि इस गरीब परिवार के बच्चे का मृत शरीर उनके परिवार को सौंपा जाए, भारत लाने की कोशिश की जाए। हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। सौरभ सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, वाकई जवान बेटे की मौत इस परिवार के लिए एक तरह से गमों का पहाड़ टूट पड़ा है परिवार के ऊपर। अपील भी परिवार की ओर से की गई है कि जो शव है उसे स्वदेश लाया जाए। क्या अब तक कोई आश्वासन मिल पाया है या सरकार के किसी प्रतिनिधि से इनकी बात हो पाई हो? जी अपर्णा, मैं आपको बता दूं, टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के सेमवाल गांव का निवासी था 25 वर्षीय कमलेश भट्ट, जो 3 साल से दुबई के अमीरात होटल में काम करता था और 16 तारीख को उसकी अपने परिजनों से बात होती है और पूरी कुशलता वो बताता है। लेकिन 17 अप्रैल को उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद उसे दुबई के एक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है और 18 अप्रैल को परिजनों को होटल के ही कर्मचारी द्वारा सूचना दी जाती है कि कमलेश भट्ट की मौत हो गई है और बताया जाता है कि उसे हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन अभी तक मौत के कारणों का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। और कमलेश पिछले साल ही अपनी बहन की शादी में अपने गांव आया था। उसके बाद उसकी परिजनों से लगातार फोन पे बात होती, लेकिन कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं था कि उसकी किसी तरह तबीयत खराब है या उसे कोई दिक्कत हो रही है। अभी हमारी इसमें प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन का कहना है कि जो विदेश मंत्रालय है इससे इसमें बात की जा रही है और जो उचित कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं रामनगर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। हमने दिखाया था कि किस तरह वन गुर्जरों का दूध बर्बाद हो रहा है। इसके बाद डीएम नैनीताल ने लॉकडाउन पीरियड तक गुर्जर खत्तों में दूध खरीदने के लिए आंचल मिल्क को अधिकृत किया है, जिससे दूध बर्बाद होने के बजाय जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हुई है। अभी हम आंचल के साथ खत्तों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आंचल के जो टैंकर्स हैं और उनका सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स हैं, उसमें अगर हम इन खत्ते के दुग्ध उत्पादकों को लिंक कर दें तो आई थिंक कि ये हमारा जो एलिज्ड वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जहाँ तक पहुँचना चाहिए नीडी पर्सन्स तक, वहाँ पे ठीक दाम पर। के 30 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुरादाबाद में 18 नए मामले सामने आए हैं। मुरादाबाद में अब तक 57 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। कानपुर में 14 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर में अब तक
कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 45 हो गई है। तो लगातार जो ये मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में भी 14 नए मामले सामने आए हैं, तो मुरादाबाद में भी 18 नए मामले सामने आए हैं। और मुरादाबाद से फरीद शमसी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, और कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, पहले आपके पास आना चाहेंगे। मुरादाबाद में भी अब लगातार मामलों में इजाफा हम देख रहे हैं। 17 अब एक साथ 18 के जो नंबर सामने आए उसको लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कल लखनऊ से जारी सूची में भी ये बताया गया था मुरादाबाद में असंतोषजनक स्थिति है। उसके बाद 18 पेशेंट मिलने से हड़कंप है, और जो हॉटस्पॉट वाले चिन्हित इलाके हैं उन्हीं इलाकों से ये नंबर मिले हैं। तो साफ जाहिर है कि जो इलाके प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम ने चिन्हित किए हैं उन्हीं इलाकों में से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे और ज्यादा अब सख्ती की जा रही है। जी अपना जी बिल्कुल, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं प्रदेश भर के, उसमें कानपुर के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। 14 नए मामले कानपुर से भी सामने आए हैं। देखिए अपना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में कोरोना पॉजिटिव का अगर इसे ब्लास्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज तक जब से ये एपिसोड चला है लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 का, ये पहली बार है कि एक साथ 14 मरीज पॉजिटिव सामने आए, जिससे प्रशासनिक अमला जो है हड़कंप में आया है। इतने स्वास्थ्य अधिकारी जहां हॉटस्पॉट एरियाज में अपना पूरा नेटवर्क बिछाए हैं, यहां तक कि हॉट जोन, रेड जोन, बफर जोन बनने के बाद सख्ती कड़ी की, घर घर जा तक टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद जैसे जैसे लैब रिपोर्ट्स निकल रही हैं अधिकारी खुद हैरान और परेशान है। कल जहां अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 16। और बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। नैनीताल में नेपाली मजदूरों को अब खाने पीने की दिक्कतें होने लगी हैं। जंगल के बीच रह रहे 6 मजदूर पिछले 24 दिन से अपने पैसे से राशन ला रहे थे, मगर अब पैसा खत्म हो गया है। ठेकेदार ने पहले तो काम का पैसा दिया, वो खत्म होने लगा तो इन लोगों ने ठेकेदार से राशन की मांग की। लॉकडाउन से जंगल में रह रहे इन लोगों को ठेकेदार भी 40 रुपए खाने पीने के लिए दे रहा है, तो समाज सेवी या फिर सरकारी मदद इन लोगों तक नहीं पहुंच सकी है। अब ये सभी मजदूर मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनके घर भेज दिया जाए। लॉकडाउन के बाद अब बाहरी देश के मजदूरों को खाने पीने का संकट आने लगा है। अभी हम ये देख सकते हैं कि ये जंगल के बीचों बीच इस तरह से कैंप बना हुआ है, और पिछले 24 दिन से जो नेपाली मूल के मजदूर हैं वो यहाँ पर हैं। यहीं पर ये लोग रहते हैं, काम बिल्कुल बंद है, दिक्कतों का सामना इनको लगातार करना पड़ रहा है। हालांकि खाली समय बिताने के लिए ये अपना जो काम है, रस्सी तैयार कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। खाने पीने की इनको दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका, क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरा चक्र बहादुर है, लेकिन हमारा काम बंद हुआ 24 दिन हो गया है। अभी तक कुछ ना खाना ना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। इधर खाली फंसे पड़े हैं। ये फंसे पड़े हैं तो हमारा घर जाने के रास्ता खुला है तो बहुत बढ़िया था आपके लिए। ठेकेदार राशन वासन नहीं दे रहा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? ठेकेदार दे रहा है 40 रुपया दे रहा है एक दिन के, हमारा 40 रुपया से नहीं पहुँचता है। हमारे लिए एक आदमी के लिए 100 रुपया लगता है एक दिन का खाने के लिए। आपने कहा नहीं ठेकेदार से? ठेकेदार से कहा था इतना से हो जाएगा, थोड़ा तुम भी बेड़ो बोल रहे हैं। हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। कई पैसे थे हमारे, 10-5 हज़ार घर भेज दिए, 10-5 हज़ार रख दिए, वो खत्म हो गए हमारे। अभी क्या दिक्कतें हैं? अभी वही खाने के लिए दिक्कत है। पहले प्रथम तो उससे अच्छा हम घर जाने के लिए तैयार है। बॉर्डर नहीं खुल रहा है। सरकार यहाँ की दे रही है खाना पीना? सरकार अभी तक कुछ नहीं दिया हमारे लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरफ जो ये लोग हैं ये लगातार इसी तरीके से दिन भर यहाँ पर बैठे रहते हैं, अपना जो रस्सा और ये तैयार करने का काम है ये करते हैं। हालांकि सरकार से भी इनको, राज्य सरकार की से भी नाराज़गी है। जिस तरह से तमाम समाज सेवी संगठन यहाँ पर राशन और पानी दे रहे हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल में मौजूद है। और जो डेरा है इनका, अगर देख सकते हैं कि इस तरह से एक तिरपाल का बनाया हुआ है, इसी में ये रहते हैं, और इसी में ही पूरी रात हो या दिन हो, इसी में ही इनको काटना होता है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से समाज सेवा करने वाले लोग लगातार शहरों में काम कर रहे हैं, तो इनकी भी मदद की जानी चाहिए ताकि इन लोगों को भूखा रहने से बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। देहरादून में राजाजी पार्क में कोविड-19 की दहशत हो गई है। असल में यहां चीला रेंज में 2 हाथी वायरल डिजीज की चपेट में आ गए, और इन 2 हाथियों में कोरोना जैसे लक्षण हैं। अब इनमें से एक हाथी का सैंपल कोरोना की जांच के लिए IVRI बरेली भेजे गए हैं। साथ ही साथ रेंज में एक मृत लेपर्ड का सैंपल भी जांच के लिए बरेली भेजा गया है।
यहाँ मौजूद 4 अन्य हाथियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। हाथियों के साथ रहे स्टाफ की भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। यही नहीं, पूरे कैंप और अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। अब अमेरिका में एक बाघ को कोरोना होने के बाद यहाँ हाथियों में ऐसे लक्षण मिलने से हड़कंप हो गया है। देहरादून से एक अच्छी खबर भी है। यहाँ दून अस्पताल में भर्ती कोरोना का एक और मरीज ठीक हो गया है और डोईवाला के रहने वाले इस कोरोना मरीज को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि युवक अभी 14 दिन तक क्वारंटीन पीरियड में रहेगा। राज्य में अब तक कुल 42 में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी अब एक्टिव केस सिर्फ 32 ही हैं। लॉकडाउन के बीच अल्मोड़ा में 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलने जा रही है। अल्मोड़ा शहर को छोड़कर जिले के अन्य इलाकों में निर्माण कार्य करने की छूट मिलेगी। सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही शादियों के लिए भी आसानी से 5-5 लोगों की अनुमति मिलेगी। सभी सरकारी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व्यापार की अनुमति दी है, जिस पर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। 20 तारीख से यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन ये केवल नगरीय क्षेत्र के बाहर स्टार्ट होगा, यानी कि रूरल क्षेत्र में ये कार्य जाएंगे। और परमिशन वही है कि बिना मास्क के कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएगा, मास्क कंपलसरी है। हम चाहते हैं कि खुले तो व्यापार खुले, ऑनलाइन बिजनेस के विरोध में हम रहेंगे। व्यापारी वर्ग जो है हमारी प्रदेश इकाई से लेकर जिला इकाइयों तक इसका विरोध करेंगी। लॉकडाउन के बीच अलग अलग तरीके से कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी एक कोरोना योद्धा है चंपावत जिले की ब्रांड एम्बेसडर रीता गहतोड़ी। जब से लॉकडाउन जारी हुआ है, तब से हर दिन तीलू रौतेली अवार्ड प्राप्त रीता नए स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो वहीं प्रशासन के साथ मिलकर लॉकडाउन के बीच गर्भवती महिलाओं का हौसला भी बढ़ा रही है। राज्य में 4 धाम यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल को खोलेंगे, लेकिन कोरोना के चलते इस बार पर्यटन कारोबारी बेहद मायूस हैं और सरकार की तरफ मदद की आस में हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ 26 अप्रैल को 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार यात्रा की तैयारियां कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि 3 मई तक 4 धाम यात्रा पर पूरी तरह से रोक है और उसके बाद क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में सभी सैलानियों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है, जिसके बाद अब पर्यटन कारोबारियों के सामने रोजी रोटी की चिंता खड़ी हुई है। इस कोरोना महामारी की वजह से हमारे सारे जो हमारे पास बुकिंग से जो हमारे पास 4 धाम यात्रा की यात्री आते थे वो सब कैंसिल हो चुके हैं। और उस कैंसिल होने की वजह से हमारा जो व्यवसाय वो तो पहले से ही बंद था और अब हम लोग बिल्कुल इस हालत में पहुंच गए हैं। अगर यात्रा नहीं चलेगी, बुकिंग कैंसिल होने की वजह से हम लोग सड़क पे आ गए। लोगों की आर्थिक स्थिति की जो रीढ़ की जो हड्डी है पूर्णतः टूट जाएगी। इसमें आप समझिए कि तमाम पता नहीं हजारों व्यवसायी इस पे अपने परिवारों को पालते हैं। सिर्फ 4 धाम ही नहीं, बल्कि उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटी के ज्यादातर लोगों की आमदनी सिर्फ पर्यटन पर टिकी है। यहाँ छोटे बड़े होटल रिजॉर्ट के साथ रेस्टोरेंट, टूर ट्रेवल, ट्रैकिंग में हर साल 1000 करोड़ का कारोबार होता है, लेकिन इस साल ये करीब ठपसाई है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं और जो भी हमारे प्रिपरेशन हैं उसके लिए एसडीएम्स को मैंने निर्देशित कर दिया और पंडा समाज के साथ में उनकी बैठकों के लिए भी उन्हें कह दिया गया है। तो हमारी प्रिपरेशंस पूरी हैं। गंगा मंदिर के जितने रावल हैं, पुजारी लोग हैं और पूरे देश और प्रदेश और जिले के लोग जो है इस लॉकडाउन में जो है लोग अपने घरों में ही हैं, अपनी दूरी बना के रखी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री के अलावा 2 नेशनल पार्क, ताल और बुग्याल भी हैं। साल भर जिले में सैलानियों की आमद रहती है, लेकिन इस बार पीक सीजन में ही पर्यटन कारोबार बुरी तरह हाँपने लगा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। राज्य में आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में भी कमी दर्ज होगी। प्रदेश में कुमाऊं के तराई भाबर के इलाके में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, लेकिन पहले लॉकडाउन और फिर मौसम के बदले रुख से यहां का किसान परेशान है। प्रदेश में खेती किसानी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में किसान गेहूं के इन दानों को किसी तरह समेट लेना चाहता है, क्योंकि बेमौसम आसमान में छाए बादल उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं।
और अगर बारिश की बूंद आसमान से धरती पर पड़ी तो समझिए साल भर की मेहनत चौपट हो जाएगी। फसल कटी रही और मड़ाई भी हो रही है, पर मौसम का भय बना पड़ा है किसान की। कोई इसी चीज़ का डर है कि मौसम हो ना जाए, कहीं बरस ना जाए, और मौसम बरसने से ये हो जाता है कि जो गेहूं के दाने वो काले पड़ जाते हैं, जिससे कि किसान उस फसल को खो बैठता है। अब पहले लॉकडाउन की वजह से फसल काटने में देरी हुई और अब मौसम की मार पड़ी तो गेहूं के दाने के साथ साथ किसान भी कहीं के नहीं रहेंगे। मौसम की मार को देख के हम इसको सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कट जाए, ताकि मौसम अगर खराब हो जाए तो काला ना पड़ जाए या कुछ भी, और जल्द से जल्द इसकी मड़ाई कर सके। अब बदले दौर में संकट दूसरा है। अगर फसल नहीं समेटी गई तो कोरोना के इस दौर में भविष्य में खाद्यान्न संकट झेलना पड़ सकता है, और इसीलिए एक तरफ किसान मौसम से दो हाथ कर फसल समेटने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ मौसम आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। कोरोना से उपजी किसानों की समस्या पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा जारी 16 अप्रैल 2020 की गाइडलाइन को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट इस मामले पर अब 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। किसानों को आ रही समस्याओं पर गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार का पिछले सालों का गन्ने का 200 करोड़ का भुगतान बकाया था और वर्तमान में धान खरीद का भी भुगतान करना है। गेहूं की कटाई के बाद, मड़ाई के बाद सरकार को किसान के द्वार में जाके और क्या कहते हैं गेहूं खरीदना चाहिए और उनका भुगतान की व्यवस्था 24 घंटे के अंदर सूचित करने के लिए हमने निवेदन कर रखा है। हमें यकीन है बहुत अच्छा निर्णय 21 तारीख को आएगा। अब खबर पिथौरागढ़ से। यहाँ एक शख्स पर तेंदुए ने हमला किया है और तेंदुए के हमले में शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना गंगोली घाट के भूली गांव की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक शख्स पर तेंदुए ने हमला किया है। तेंदुए के हमले में शख्स घायल हो गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।